NaCl और पानी जब आपस में मिल जाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं, तो ये नमक पानी का घोल होता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों में या बहुत सारे तरीके से इसको पिया जाता है। विलियन में ऐसा नहीं था, वहां वो समांगी मिश्रण था, समान रूप से, ठीक है। नमक और चीनी का जो घोल होगा उसका जो टेस्ट होगा वो चाहे कहीं से भी आप लेंगे वो समान आएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, तो ये विषमांगी घोल कहलाता है। भौतिक रूप से बदलाव हो रहा है, रासायनिक रूप से बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जब कभी पूरे के पूरे रसायन में चेंज हो जाए तो उसे रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पानी है और ठोस क्या है, चीनी है। चीनी जो है वो ठोस है और उसके अंदर मिल रही है, तो इसमें चीनी क्या हो गई, विलेय हो गई, और विलायक क्या हो गया, जो पानी हो गया वो क्या हो गया, विलायक हो गया। हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। एनसीईआरटी के आज विज्ञान के चैप्टर 2 को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यूपीएससी वाला जो है आप सब के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारे बैचेस लेकर आया है, जो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन बैचेस हैं, बेहतरीन फैकल्टीज के साथ कंप्लीट पैकेज आप सबको मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये सबसे सस्ती दरों में, जिससे कि हर एक बच्चा जिसके अंदर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सपना है वो अपने सपनों को पूरा कर सके, उसके लिए सबसे सस्ती दरों में, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में ये सारे के सारे पैकेजेस, ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सबके लिए। तो इसे जरूर आप लोग ज्वाइन करें। और अब हम लोग यहां पर इस YouTube चैनल पर हम लोग चैप्टर 2 यानी कि एनसीईआरटी के विज्ञान के चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है। ये अध्याय 2 का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ, पिछले जो चैप्टर थे उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि पदार्थ किसे बोलते हैं। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि पदार्थ असल में बोला किसे जाता है, मैटर होता क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी पदार्थ हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं क्या वो प्योर हैं या नहीं प्योर हैं, और उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसी सब चीजों को इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो पहले चैप्टर की शुरुआत होती है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मतलब हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो एक अवयव से नहीं बना होता, कभी कभी एक अवयव से भी बना होता है, लेकिन ज्यादातर जो पदार्थ हमारे आसपास दिखाई पड़ते हैं वो कई अवयवों के आपस में मिलने से बने होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बात करें तो समुद्र का जल है, तो समुद्र का जल के अंदर बहुत सारे अवयव मौजूद हैं, ये मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारा खनिज है, खनिज जब हम लोग निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, एक चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती, बहुत सारी मल्टीपल चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा मिट्टी में अपने देख लें, सिर्फ मिट्टी में सिर्फ आपको जो है वो कई तरीके के कण मौजूद होंगे, बहुत सारे जो है तत्व मौजूद होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये दुनिया में जो भी अपने आसपास आप चीजें देखते हैं वो असल में सिर्फ एक चीज नहीं होती है, बल्कि बहुत सारी चीजों का मिश्रण होती है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो यही मिश्रण के बारे में बताया गया। अब कहा गया है कि मिश्रण क्या होता है। तो याद रखिएगा, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मतलब मिश्रण किसे बोलते हैं कि एक से अधिक तत्व अकेले, मान लीजिए कि सीधी सी बात है कि अगर हम लोग मिश्रण की बात करें तो जैसे नमक और पानी की बात करें तो जैसे नमक पानी हो गया तो H2O हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर नमक की बात करें तो NaCl हो गया, यानी कि नमक हो गया। तो ये NaCl और पानी जब आपस में मिल जाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं, तो ये नमक पानी का घोल होता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों में या बहुत सारे तरीके से इसको पिया जाता है। तो मतलब यहां पर यह है कि मिश्रण किसे कहते हैं, जब एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनी जो चीज होती है उसे क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। तो मिश्रण आपको क्लियर हो गया होगा कि मिश्रण, कभी कभी बहुत सारी धातुएं होती हैं जो कि मिश्र करके बनाई जाती है, मिश्र धातु कहलाती है।
ठीक है। मिश्र धातु में अलग तत्व होता है, कभी पता लगा कॉपर अलग तत्व हो गया, दूसरा कोई और अलग तत्व हो गया, दोनों को आपस में मिला दिया गया, मिश्र धातु बन गई, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का मिश्रण है। इसी तरीके से आप लोग नमक पानी का घोल, नमक चीनी का घोल कह सकते हैं, वो भी एक तरीके का मिश्रण है। तो जो दो तत्वों से मिलकर बना, दो तत्वों के आपस में मिलकर बना हो, या फिर कह सकते हैं दो यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसे या दो से अधिक तत्वों से या दो से अधिक मिश्रणों से यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो उसी का यहां पर एग्जांपल दिया गया है, जैसे घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, और इन मिश्रण को कई बार कई टेक्निक की मदद से अलग भी किया जा सकता है। यानी कि आपको कोई पदार्थ दे दिया जाता है, एक मिश्रण दे दिया जाता है, तो उसमें से जो दो चीजें आपस में या दो से अधिक चीजें आपस में मिली होती हैं, उनको हम कई विधियों द्वारा उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे बताया गया है कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक, जब पानी के साथ सोडियम क्लोराइड को यानी नमक को घोल दिया जाता है, तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा या आसवन की प्रक्रिया के द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है। यही बात यहां पर बताई गई है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो मिश्रण किन चीजों से मिलता है, एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मिश्रण के प्रकार क्या होता है। मतलब हम लोग क्या, एनसीईआरटी ये बात करती है कि मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। मतलब ये मिश्रण तो समझ में आ गया, दो तत्वों से मिलकर या दो से अधिक तत्वों से मिलकर या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर जो भी चीज तैयार होती है उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, तो प्रकृति में बहुत सारे मिश्रण मौजूद होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के मिश्रण मौजूद होते हैं। अब इन मिश्रणों में से जो एग्जाम्पल के तौर पर अभी और हम लोग आगे देखेंगे, तो उनमें कई प्रकार के मिश्रण होते हैं, जिनमें से आप लोग कभी कभी उन मिश्रणों को हम लोग विलयन कहते हैं, कभी निलंबन कहते हैं, कभी कोलाइड विलयन कहते हैं। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया गया है कि आखिर विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड विलयन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता है कि जो ये एनसीईआरटी होती है, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस विज्ञान में, यूपीएससी में आप विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो यूपीएससी में कभी पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं और कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आए या नहीं आए वो एक अलग मैटर है। लेकिन बात यह है कि आपकी जो आधार है, विज्ञान का जो आधार है, चाहे वो विज्ञान के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और चाहे विज्ञान और तकनीक के लिए जो कि यूपीएससी के मेंस में पूछा जाता है, उसके आधार को बनाने का काम एनसीईआरटी करती है। तो यहां पर हम लोग एनसीईआरटी, तो आप यहां पर समझेंगे कि विलयन क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं, कोलाइड विलयन क्या होते हैं, इन सबको डिटेल में समझने का काम करेंगे। तो विलयन क्या है, ठीक है, विलयन क्या है इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो विलयन क्या बोला गया है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब यह होता है कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को हम एक साथ मिला लें, ठीक है, और मिला लें, तो उससे क्या होता है कि हर जगह पर यानी कि वो जो आपको मिश्रण तैयार मिलेगा या जो विलयन तैयार होगा दो या दो से अधिक पदार्थों से के मिलने से, वो आप किसी भी जगह पर जाएंगे, मतलब उसके, मान लीजिए कि हमने नमक चीनी का घोल दिया, मान लीजिए नमक और चीनी को हमने पानी में घोल दिया। अब नमक चीनी को हमने पानी में अगर घोल दिया, तो याद रखिएगा आप कहीं पर भी, यानी कि उस ग्लास में जहां पर घोला है, चाहे नीचे से लें, चाहे ऊपर से लें, चाहे बीच से लें, कहीं से भी अगर पानी आप पिएंगे तो आपको नमक चीनी का टेस्ट उस पानी से आएगा। तो इस तरीके से समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब कि एक कोई भी विलयन है, उस विलयन के अंदर या विलयन के अंदर जो चीजें मिलाई जाती हैं वो समान रूप से हर तरफ समान रूप से जो है वो वितरित रहती हैं। कहीं से भी आप उठाकर उस चीज को टेस्ट करेंगे, वो चीज जो उसका टेस्ट होगा वो हर कोने से, हर जगह से, ऊपर नीचे दाएं बाएं समान रूप से आएगा। तो ऐसे जो विलयन होते, तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन, यही बात बताई गई है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो कि समान रूप से घुला हुआ, यानी कि पूरे हर जगह पर वो पदार्थ आपको समान रूप से
उसका जो कह सकते हैं टेस्ट होगा या उसका जो भी प्रॉपर्टी होगी वो समान रूप से जो है वो वितरित होगी पूरे के पूरे जहां पर वो मिश्रण तैयार होगा। तो आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, नींबू पानी पीते हैं तो नींबू पानी अगर ग्लास में आप घोल लीजिए तो ऐसा नहीं है कि नींबू पानी जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा खट्टा दिखाई पड़ मतलब नीचे की तरफ का पानी अगर आप यूज करेंगे तो ज्यादा खट्टा महसूस होगा, ऊपर वाला पानी यूज करेंगे तो कम खट्टा महसूस होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सही से घोला है नींबू पानी के अंदर तो हर जगह जो है वो ग्लास का में कहीं से भी पानी पीजिए, या नीचे पीजिए, ऊपर पीजिए, दाएं पीजिए, बाएं पीजिए, हर जगह उसका टेस्ट समान होगा। जैसे सोडा जल होता है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ऐसा नहीं होता है कि तलहटी वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है, यानी कि जो बोतल होती है उसके नीचे जो कोल्ड ड्रिंक होती लगी होती है उसमें ज्यादा टेस्ट आता है, ऊपर वाले में कम आता है। ऐसा नहीं होता। समान रूप से कहीं से भी कोल्ड ड्रिंक पीजिए, ठीक है, वो बिल्कुल समान टेस्ट आएगा। तो चाहे नींबू जल है, सोडा जल है, ये सब जो है विलयन के उदाहरण है। ये सब क्या है? विलयन के उदाहरण है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। तो क्या सर, तो यही बात यहां पे एनसीईआरटी में कही गई है। अब जो लोग सोचते हैं कि विलयन जो होता है, विलयन जो है वो सिर्फ द्रव और द्रवों के बीच में होता है, ऐसा नहीं होता है। विलयन जो है वो कई तरीके से हो सकता है। द्रव के बीच में विलयन तैयार किया जा सकता है, द्रव और ठोस के बीच में तैयार किया जा सकता है, साथ ही साथ कभी कभी ठोस और ठोस के बीच में भी विलयन तैयार किया जा सकता है। तो वही बात यहां पर कही है, प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। मतलब यह है कि मिश्र धातुएं, जो बहुत सारी धातुएं आपस में मिलाकर तैयार की जाती हैं, जिन्हें हम मिश्र धातुएं बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या होते हैं? विलयन होती हैं। विलयन माना है तो प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु का यहां पर उदाहरण दिया गया है, और गैसीय विलयन वायु को कहा गया है जिसमें बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो जो वायु है हमारी, वो भी एक प्रकार का विलयन है, और वो गैस में से गैस का विलयन है, यानी गैस ही उसमें मिक्स है। ठीक है, तो ठोस विलयन के कणों में अब यहां पर बात हो रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ लिक्विड में कोई चीज घुली हुई है तभी वो विलयन है। ठोस विलयन भी हो सकता है और गैसीय विलयन यानी कि वायु भी हो सकती है। अब आगे बात की जा रही है एनसीईआरटी में कि एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, और यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। तो यह बात आप लोगों को मैंने पहले भी बता दी कि विलयन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो समांगी होती है, समांगिकता पाई जाती है में हर जगह जहां से भी उसका मटेरियल उठाया जाएगा, ठीक है, उस जगह पर टेस्ट हो या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो सब समान होती है। ठीक है, समान होती है। अब यहां पर मिश्र धातुओं के बारे में इनमें कहा गया है कि ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल और जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। तो यहां पर मिश्र धातु का एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, मिश्र धातु का उदाहरण दे दिया क्या? पीतल, ठीक है, जिसमें जिंक 30% है और कॉपर जो है लगभग 70% मौजूद है। तो मिश्र धातु भी एक तरीके का यहां पर ठोस विलयन के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। फिर उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो विलयन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। अब विलायक क्या होता है? मतलब यह कहा गया है कि विलयन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलायक से बना होता है और एक विलेय से बना होता है। विलायक का क्या मतलब होता है? विलायक का मतलब यह होता है जिसकी मात्रा कंपैरेटिवली यानी कि अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो वो ज्यादा होती है और वो किसी चीज को अपने अंदर समाता है। ठीक है, अपने अंदर समाता है, तो वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, विलायक कहलाता है। विलेय क्या होता है? जो कि जिसकी मात्रा कंपैरेटिवली, ठीक है, कम होती है और जो जाकर विलायक
विलायक में घुलता है, विलायक में मिश्रित होता है, विलायक में जाकर मिक्स हो जाता है, उसे हम लोग विलेय कहते हैं। जैसे आपने पानी ले लिया, पानी हो गया विलायक, ठीक है, विलायक, और उसके अंदर नमक हो गया या चीनी हो गई तो वो हो गई विलेय। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो विलयन के दो भाग होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक जो कि घोलता है, यानी जो मिश्र, जिसके अंदर चीजें मिक्स होती हैं, और साथ ही साथ विलेय वो होता है जो मिक्स होता है। ठीक है, मिक्स होता है। तो सीधी सी बात, बहुत एक सिंपल से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि पानी और नमक का अगर घोल आप तैयार करें तो पानी हो जाएगा विलायक और विलेय क्या हो जाएगा? नमक हो जाएगा। तो यहां पर बात हो रही है किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में काटा जाता है। अब इसमें देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको लोगों को दे ही दिया, एग्जाम्पल में हम लोगों ने दे ही दिया। तो उदाहरण के लिए चीनी और जल, ठीक है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। मतलब कि जो चीनी और जल होता है, यानी कि चीनी और पानी का जो विलयन होता है वो एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें विलायक क्या है? तरल है, यानी कि पानी है, और ठोस क्या है? चीनी है। चीनी जो है वो ठोस है और उसके अंदर मिल रही है, तो इसमें चीनी क्या हो गई? विलेय हो गई, और विलायक क्या हो गया? जो पानी हो गया वो क्या हो गया? विलायक हो गया। तो जो चीनी और जल का विलयन होता है वो किसका उदाहरण है? वो उदाहरण है एक तरल घोल में ठोस का। ठीक है, एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया गया है। याद रखिएगा, कभी कभी जो आपके स्टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें इससे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये दे दिया एग्जाम्पल, एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट रख दिया और आपसे पूछ लिया कि विलेय इसमें कौन सा है, विलायक के इसमें से कौन सा है। तो जैसे आयोडीन और अल्कोहल, अब आयोडीन भी क्या है? द्रव है, और अल्कोहल भी क्या है? द्रव है। तो बात यहां पर हो गई, आयोडीन और अल्कोहल को आपस में मिलाकर टिंचर बनाया जाता है। टिंचर आप लोगों ने देखा होगा, जब चोट वगैरह लग जाती है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में मतलब आपको चोट लग जाती है, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो एक बड़े भूरे कलर की दवा से हमारे घावों को धुला जाता है। अगर कभी आपने ध्यान दिया होगा, तो वो जो भूरे कलर की दवा होती है जिससे कि आपके पूरे घाव को धुला जाता है, वो टिंचर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो टिंचर बना होता है वो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। किसका विलयन होता है? आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है। और इसमें आयोडीन क्या होती है? विलेय है, और अल्कोहल क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, विलायक होता है। तो यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, जैसे कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पर पीते हैं या कोक पीते हैं, आपको पता है, तो इसमें तरल विलयन में गैस के रूप में मौजूद होता है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। जो आप कोक आप पीते हैं या इस तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, और साथ ही साथ जो किसके अंदर घुली हुई है? पानी के अंदर घुली हुई है। तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये विलेय है, और जल क्या है? इसमें विलायक मौजूद है, विलायक मौजूद है। फिर उसके बाद वायु की बात की जा रही है। वायु भी तो एक तरीके का विलयन माना गया था। तो वायु जो है वो गैस में गैस का विलयन का उदाहरण है, और इसमें जो है वो ऑक्सीजन 21% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है। तो इसमें नाइट्रोजन क्या होती है? विलायक होती है, और साथ ही साथ विलेय की तरह से अदर गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती हैं वो विलेय की तरह मौजूद होती हैं। अब इसमें कहा गया है कि विलयन के गुण क्या होते हैं। तो यह बात पहले भी आपको रट चुकी होगी, समझ चुके होंगे कि विलयन का जो सबसे पहला गुण है वो है कि वो एक सममांगी मिश्रण होता है। ठीक है, साथ ही साथ विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वो आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। इतने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो होते हैं गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। मतलब आपने सीधी सी बात है, एक ग्लास में विलयन तैयार कर लिया, चीनी का घोल जो है वो पानी के साथ मिक्स बना लिया। अब ऐसी कंडीशन में इतने छोटे छोटे कण होते हैं, इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि अगर प्रकाश इसमें से गुजारा जाए तो प्रकाश, इतने छोटे कण प्रकाश उनसे टकराकर बिखरता नहीं है, फैलता नहीं है, बल्कि वो सीधी रेखा में चला जाता है, क्योंकि इतने छोटे कण होते हैं कि
वो जो कण होते हैं, जो मिश्रण के मतलब विलयन के कण होते हैं या विलेय के कण जो होते हैं वो उसको डिस्टर्ब, प्रकाश के रास्ते को या प्रकाश को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसी वजह से इसमें प्रकाश सीधी रेखा में चला जाता है, प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है, बात समझ, उसको पेंट्रेट करते हुए बाहर निकल जाते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई है कि विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ठीक है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से भी पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन हमेशा स्थायी होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपने खूब घोल दिया उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा तो जो है वो चीनी अलग हो गई, नमक अलग हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये काफी स्थायी होता है। अब बात आगे हम लोग करने जा रहे हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखते हैं कि ये तो हम लोगों ने विलयन किया। अब विलयन की जो नेक्स्ट आती है कि सांद्रता क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, विलयन की सांद्रता से क्या आप समझते हैं, तो याद रखिएगा विलयन की सांद्रता क्या मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि सांद्रता ये कंपेरेटिव होता है, ठीक है, कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक होता है। अब आपने मान लीजिए सीधी सी बात है, एक नमक चीनी का घोल लिया, ठीक है, नमक चीनी का घोल लिया। अब नमक चीनी का 2 ग्लास में घोल दिया, आपने नमक चीनी को घोल दिया, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें चीनी की मात्रा, पानी उतना है, मान लीजिए 200 ml पानी है, ठीक है, ये 200 ml पानी है, 200 ml पानी है। अब दोनों 200 ml पानी भरे हुए हैं। अब इसमें मैंने मान लीजिए 50 ग्राम चीनी डाल दी और इसमें जो है वो मैंने 30 ग्राम चीनी डाल दी, ठीक है, 30 ग्राम चीनी डाल दी। और जब दोनों तो घोल दिया इनको, तो ये जो मिश्रण, ये जो विलयन तैयार हुआ, एक विलयन तैयार हुआ 50 ग्राम चीनी वाला, एक विलयन तैयार हुआ 30 ग्राम चीनी वाला। अब जब हम दोनों को तुलना करेंगे कि किसके अंदर जो है वो विलेय की मात्रा ज्यादा है, किसका जो है वो ज्यादा उसके अंदर विलेय की मात्रा ज्यादा है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर, क्योंकि नंबर 1 ग्लास में विलेय की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, इसमें 50 ग्राम चीनी घुली हुई है, इसमें 30 ग्राम चीनी घुली हुई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इन दोनों की तुलना हम करेंगे तो ये विलयन जो होगा ऊपर वाला ये ज्यादा सांद्र होगा और ये कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से इसे कहा जाएगा ये तनु विलयन है, यानी जिसमें विलेय की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है। अगर हम तुलना करें तो अगर इन दोनों ग्लासों की तुलना करें तो ये विलयन सांद्र कहलाएगा और ये विलयन तनु कहलाएगा। तो ये तुलनात्मक होता है, ठीक है, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी वो सांद्र कहलाएगा, जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, लेकिन ये तुलनात्मक रूप से है। तो वही बात यहां पर कही गई कि हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो किसी निश्चित तापमान उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये एक तो आपको समझ में आ गया, तनु और सांद्र का मतलब कि समझ में आ गया, ये तुलनात्मक होता है, ये समझ में आ गया। दूसरा यहां पर कहा गया है कि संतृप्त विलयन क्या होता है। तो पहली बात तनु समझ में आ गया, सांद्र समझ में आ गया, ठीक है, ये तुलनात्मक होता है। अब संतृप्त विलयन क्या होता है। मान लीजिए 1 ग्लास के अंदर पानी रखकर आप चीनी घोल रहे हैं, 50 ग्राम चीनी डाली, ठीक है, फिर 70 ग्राम, फिर 20 ग्राम और डाल दी, 30 ग्राम और डाल दी, फिर 10 ग्राम और डाल दी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप चीनी डालते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि इसके बाद जो है वो उसके अंदर चीनी को घोला नहीं जा पाएगा, यानी कि वो उससे ज्यादा, यानी वो पानी, जितना पानी आपने दिया था वो एक लिमिट के बाद विलेय को अपने अंदर नहीं घोल सकता, यानी विलायक अपने विलेय को अपने अंदर नहीं घोल सकता। उसके बाद उसकी मात्रा जो है वो संतृप्त हो जाती है, उससे ज्यादा वो उसको नहीं घोल सकता, विलेय को नहीं घोल सकता। तो ऐसे विलयन को जिसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है विलेय को घोलने की, तो इसे हम लोग संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं, यानी सेटिस्फाई हो गया, संतृप्त हो गया, ठीक है, सैचुरेटेड हो गया। तो वही बात यहां पर कही गई है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता
नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं घुल सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब यह कहा जा सकता है कि यह इस विलयन की घुलनशीलता है। इससे ज्यादा, मान लीजिए 100 ग्राम चीनी डालने के बाद उस पर्टिकुलर पानी में आप चीनी नहीं घोल सकते हैं, तो यह उसकी क्या कहलाएगी, उसकी लिमिट है, उसकी एक्सट्रीम लिमिट है कि इससे ज्यादा विलेय को वो नहीं घोल सकती है। तो कहा जाएगा कि इसकी घुलनशीलता यानी उस विलायक की घुलनशीलता 100 ग्राम है। तो वही बात यहां पर कही गई है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। विलेय की वह मात्रा, मान लीजिए विलेय पदार्थ की वह मात्रा मतलब 100 ग्राम अगर उस पानी में घुल चुका है, उससे ज्यादा अब नहीं घुल पा रहा है, तो 100 ग्राम उस विलयन की क्या कहलाएगी, उस विलयन में उपस्थित है तो उसकी घुलनशीलता कहलाती है। उस विलयन की घुलनशीलता यानी इससे ज्यादा चीजें उसमें घोली नहीं जा सकती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। ठीक है, अब यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब अगर उससे कम है, मान लीजिए 100 ग्राम उसकी जो घुलनशीलता है वो 100 ग्राम चीनी की घोलने की है, उस पानी की जितना पानी था 100 ग्राम से ज्यादा चीनी उसमें नहीं घुल सकती है। अब उसमें 80 ग्राम ही चीनी घोली गई है तो इसका मतलब वो संतृप्त नहीं है। 100 ग्राम घुलेगा तब संतृप्त हो जाएगा, 80 ग्राम है तो वह असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा, तो ये असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब क्या होता है कि अब यहां पर बात कही गई है कि हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग जो भी पदार्थ हैं उनकी विलयन क्षमता अलग अलग होती है। एक निश्चित तापमान पर भाई चीनी की मात्रा हो सकता है कि उसी पानी के अंदर चीनी घोलिए तो वो सिर्फ 100 ग्राम घुले, ठीक है, उसी जगह पे नमक घोलिए तो वो 120 ग्राम घुल जाए, तो अलग अलग होती है। वही बात यहां पर कही गई है कि हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब ये बात हो गई यहां पर कि भैया एक के अंदर मतलब अगर मान लीजिए 200 ml पानी है और उस 200 ml पानी में अगर आपने 50 ग्राम चीनी घोल दी है तो वो उसकी कितने सांद्र है, वो 50 ग्राम उसकी वो सांद्रता कहलाएगी। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ यानी कि चीनी जो विलेय पदार्थ है उसको, पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं कि इसकी जो सांद्रता है वो 50 ग्राम। तो इस तरीके से उसकी सांद्रता कहलाती है, पहले भी आप समझ चुके हैं। तो ये बात आप लोगों को होप की क्लियर हो गई होगी। अब ये विलयन क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई। तनु और सांद्र विलयन क्या होता है उसका कंपैरिजन भी आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ संतृप्त असंतृप्त विलयन का क्या मतलब होता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, और ये सारी चीजें। अब बात आती है निलंबन क्या होता है। तो एक तरीके से विलयन आप समझ गए, विलयन एक प्रकार का मिश्रण था तो उसे आप समझ गए। अब निलंबन क्या होता है, तो निलंबन पहली बात तो क्या होता है, एक विषमांगी घोल होता है। विषमांगी घोल का मतलब कि समान रूप से इसमें जो है वो विलेय, मतलब विलेय अगर मान लें उसको विलेय कह दें अगर अपनी सामान्य भाषा में, तो इसमें क्या होता है जो चीज घोली जाती है, जो चीज मिक्स की जाती है उसके जो कण होते हैं वो समान रूप से पूरे के पूरे मिश्रण में समान रूप से नहीं मौजूद होते हैं। यानी कुछ जगह पे ज्यादा होगा, कुछ जगह पर कम होगा, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा होगा, कुछ जगह पर बहुत कम होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसमें यह विषमांगी होता है, विषमांगी घोल होता है। मतलब ऐसा घोल जिसमें अगर आप कहीं पर भी अगर इसको घोल दें, इन सब इस तरीके का मिश्रण तैयार करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जो घुलने जो भी चीज आप घोलेंगे या कोई जो चीजें भी इसके अंदर मिश्रित करेंगे उसकी यहां पर मात्रा कुछ और हो सकती है, यहां पर मात्रा कुछ और हो सकती है, यहां पर मात्रा कुछ और हो सकती थी। विलयन में ऐसा नहीं था, वहां वो समांगी मिश्रण था, समान रूप से। ठीक है, नमक और चीनी का जो घोल होगा उसका जो टेस्ट होगा वो चाहे कहीं से भी आप लेंगे वो समान आएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, तो ये विषमांगी घोल कहलाता है। जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके कण तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं या नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, तो ऐसे ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है जिसे निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। मतलब आप किसी पानी के अंदर
कुछ ऐसी चीजें डाल दीजिए जो कि घुले ना उसके अंदर, या तो उसकी सरफेस पर या उसकी तलहटी में आपको आसानी से नजर आ जाए। तो इस तरीके का जो मतलब तैरती हुई आपको खुली आंखों से दिखाई पड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो मिश्रण तैयार होता है उसे हम लोग निलंबन कहते हैं, निलंबित है। ठीक है, उसके कण क्या हो गए हैं, ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, ऊपर तैर रहे हैं, उसको सामने आंखों से दिखाई पड़ रहा है, पूरी तरीके से मिश्रित नहीं हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। निलंबन के गुणधर्म क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है, समान रूप से मिश्रण नहीं होता है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी, आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। मतलब यह है कि निलंबित कण है, बड़े बड़े कण हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं, तो अगर प्रकाश इसके अंदर से गुजरेगा तो यह प्रकाश जो होगा इससे इन कणों से टकराएगा, और जब टकराएगा तो वो फैल जाएगा, और जब फैल जाएगा तो वो प्रकाश का वो मार्ग, यानी मार्ग जिससे वो गुजरेगा, मतलब चारों तरफ बिखरा हुआ मार्ग जो जिससे ये प्रकाश गुजरेगा, वो हम लोगों को उस निलंबन के अंदर दिखाई पड़ेगा, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बड़े बड़े कण जो हैं वो प्रकाश को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, तो वो हम उसका मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अब सीधी सी बात है कि आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आपने मतलब छानन विधि द्वारा, मान लीजिए कि चीनी नमक, हम किसी का नहीं, हम उसका कर देते हैं, आपने जो है वो चाय बन रही है, उसमें चाय पत्ती डाल दी। अब चाय पत्ती अगर ऐसे डाल देते हो तो ऊपर तैरती हुई आपको निलंबित होकर दिखाई पड़ जाती है। भैया ये सारी चीजें, पानी में आपने चाय पत्ती डाल दी तो ऐसे दिखाई पड़ जाएगी, और थोड़ी देर के बाद वो जमीन पे भी बैठ जाएगी, उसमें मतलब उसकी तलहटी में बैठ जाएगी, और आप चाहें तो उसे छानन विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है, तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। मतलब समझ में कि अगर निलंबन में जो उसके कण हैं वो धीरे धीरे अगर नीचे बैठ जाए, जैसे चाय पत्ती है वो नीचे बैठ गई, तो फिर उसके बाद वो कण बिल्कुल समांगी नजर आ, मतलब वो पूरा का पूरा मिश्रण समांगी नजर हमें आने लगता है, और प्रकाश की जो तरंगे होते हैं वो आसानी से पार कर जाती हैं, फैलती नहीं है। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण है। तो निलंबन जो है वो आपको होप की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कोलाइड विलयन क्या होता है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, निलंबन आपको समझ में आ गया। ठीक है, कोलाइडल विलयन क्या होता है, तो कोलाइडल विलयन की अगर हम लोग बात करें तो ये कोलाइड के जो कण होते हैं विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूध क्या है, कैसा ये विलयन है, किस तरीके का मिश्रण है, तो आप बताएंगे ये एक प्रकार के कोलाइडल विलयन है। कोलाइडल विलयन है, तो कोलाइडल विलयन समांगी नजर आते हैं हमें, मतलब समान रूप से वितरित नजर आते हैं, यानी उसके अंदर जो भी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, एक दूध के अंदर जो भी प्रोटीन होता है, जो भी जो कण जिससे दूध बना होता है वो हमें समान रूप से वितरित नजर आता है, लेकिन असल में उसके कण इतने छोटे होते हैं कि वो हमें समान रूप से वितरित नजर आते हैं, लेकिन असल में वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो वही बात यहां पर बताई गई है, कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, कोलाइड के कण निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, यानी कि हमें समान जो है कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले जरूर होते हैं, लेकिन ये समान रूप से घुले नहीं होते हैं, समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, इसलिए ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये रियल में विषमांगी मिश्रण है, लेकिन हमें दिखाई कैसा पड़ता है, ये हमें समांगी मिश्रण की तरह से। तो दूध आप समझ में आपको आएगा समांगी मिश्रण है, लेकिन असल में वो कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, वो एक मिश्रण है, यानी समान रूप से वो पूरी तरीके से हर जगह पर, ठीक है, कह सकते हैं कि वो समान रूप से वितरित नहीं होता है। ठीक है, अब बात होती है कि कोलाइडल जो कण होते हैं उनके छोटे आकार के कारण हम उसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। अब छोटे कण होते हैं, मतलब जैसे दूध है तो उसके कण जो है वो छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें समान रूप से घुले हुए नजर आते हैं, सारे कण हमें समांगी तरह नजर आते हैं, लगेगा कि प्रकाश की किरण को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको फैलाएंगे नहीं, उनको छितराएंगे नहीं, लेकिन जब भी आप प्रकाश इसके अंदर से गुजारोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये प्रकाश, इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये प्रकाश की जो तरंग होती है, प्रकाश जो होता है वो उनसे टकरा जाता है
और जब टकराता है उन छोटे छोटे कणों से तो वो फैल जाता है, और जब फैल जाता है तो प्रकाश का जो मार्ग होता है वो आपको इसमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चला जाएगा। अब जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, अब यहां पे मान लीजिए ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो ये जो है वो समांगी टाइप का है, तो इसमें जब टॉर्च से हमने लाइट जलाई तो ये क्या होगा कि इसको पेंट्रेट कर जाएगा, यानी इसको भेद देगा, और कहीं से भी इसके जो कण होंगे वो प्रकाश की किरणों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और प्रकाश आर पार चला जाएगा। लेकिन उसी जगह पर जब दूध तथा पानी का मिश्रण होता है, तो दूध और पानी का मिश्रण से जब ये प्रकाश गुजरता है तो इसका ये मार्ग जो है आपको दिखाई पड़ता है, ये मार्ग आपको नजर आने लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दूध और पानी का जो मिश्रण है, इसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, से टकराते हैं, और टकरा के उस प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिससे ये मार्ग हमको दिखाई पड़ता है। तो वही बात यहां पर कही गई है कि कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरण का फैलना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है, इसे टिंडल प्रभाव कहा जा सकता है। यानी कि जब कभी, ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी कोलाइडल विलयन के अंदर प्रकाश की किरण को गुजारा जाएगा, जिससे कि प्रकाश जो है वो मतलब बिखर जाएगा, और बिखर कर एक प्रकाश का मार्ग जो है उस विलयन के अंदर नजर आने लगेगा, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रभाव को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया, ये टिंडल इफेक्ट कहां डेवलप होता है, कोलाइडल विलयन में डेवलप होता है। कोलाइडल विलयन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण को जब इससे गुजारा जाएगा तो ये प्रकाश की किरण को ये जो हमारा कोलाइडल विलयन है वो फैला देगा, और इस प्रभाव को, जिससे कि प्रकाश का ये मार्ग हमें दिखाई पड़ने लगेगा, और इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से, टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी एक कमरे में छोटा। हाँ, अब इसको आप लोग, ये जो टिंडल प्रभाव है इसको अपने कमरों में भी देख सकते हैं। आप एक पूरा बंद कमरा रहे, और बंद कमरा रहे, उसमें एक छोटा सा सुराख अगर कहीं पर रहे, तो आप देखिए कि सुबह सूरज की रोशनी उस सुराख से गुजरते हुए, ठीक है, उस सुराख से गुजरते हुए, मतलब मान लीजिए एक पूरा बंद कमरा है। अब इस बंद कमरे के अंदर ध्यान दीजिएगा कि जब बंद कमरा चारों तरफ से बंद है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो होता है वो एक छोटा सा छेद आपके कमरे के अंदर है, तो सूर्य का प्रकाश इस छोटे से छेद से गुजरते हुए आएगा, और फिर क्या होगा कि ये पूरे कमरे के अंदर ऐसे उस प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ेगा। उस छोटे से छेद से गुजरकर प्रकाश पूरे कमरे में जो है वो फैला हुआ नजर आएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहां पर वायु होती है कमरे के अंदर, और वायु जो होती है वो एक प्रकार के कोलाइडल विलयन की तरह से यहां पर मतलब एक तरीके से व्यवहार करती है, जिससे क्या होता है कि ये जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अंदर आने के बाद ये फैल जाता है, और हमें ये टिंडल प्रभाव कमरे के अंदर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आप जंगल में चले जाइए, तो जंगलों में बहुत पेड़ पौधे अगर आपको नजर आएंगे, तो उन पेड़ पौधों से जब छन कर प्रकाश जो है वो सूर्य का प्रकाश आता है, तो पूरे के पूरे जो कह सकते हैं जंगल के अंदर जो है वो प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई पड़ता है, प्रकाश ऐसे फैला हुआ, ठीक है, हमें दिखाई पड़ता है। तो वो भी टिंडल प्रभाव होता है। तो यही बात कही गई है कि जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, या कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। मैंने आपको बता ही दिया, बात क्लियर हो गई होगी। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। इसी वजह से जंगलों में भी सूर्य का प्रकाश जब इंटर करता है छोटी छोटी बड़े बड़े पेड़ों के झाड़ियों और पत्तियों के बीच से, तो उसके बाद वो टिंडल प्रभाव आपको जंगल में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको आप गूगल पे अगर इसकी इमेजेस वगैरह आपको देखनी है बहुत अच्छी, तो गूगल पर सर्च करके देखिएगा, बहुत अच्छी इमेजेस आप सबने देखा होगा। देखिए, विज्ञान सब हम लोग देखते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग उस चीज को पढ़े नहीं होते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। वरना सब कुछ आपको जो चीजें बताई जा रही हैं सब आपने अपने जीवन में देखा होगा। तो ये सारी चीजें हो गई।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहां पर बात हो रही है कि कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। अच्छा, कोलाइड के पहले गुणधर्म देख लेते हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते, यानी जो भी कोलाइडल विलयन आपको दिखाई पड़ेगा इसके इतना छोटा होता है कि आप आंखों से नहीं देख सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं, हम आंखों से तो नहीं देख सकते। निलंबन में क्या था, आप आंखों से देख सकते थे, ठीक है, और आपने जो उसमें देख सकते थे, लेकिन इसमें इतने मतलब इतने छोटे होते हैं कि आप आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ प्रकाश के मार्ग प्रकाश को विचलित कर देते हैं और प्रकाश का मार्ग इनके अंदर दिखाई पड़ता है। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं, ठीक है, तल पर बैठते हैं। अर्थात ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से इनको अलग किया जा सकता है। मतलब एक होता है ना कि जैसे आप दूध से दूध से वो मक्खन निकाल लेते हैं, दही निकाल लेते हैं, तो वो जब कैसे आच्छादन विधि द्वारा, ठीक है, यानी कि जो ऐसे घूमता है, ठीक है, घूम कर एक होती है ना पूरा एक मशीन होती है जिसमें से सब दूध दही डालकर और उसको जब तेजी से घुमाया जाता है तो उस घुमाने से क्या होता है कि मक्खन अलग हो गया, दही अलग हो गई, और दही तो अलग तरीके से हो जमती है, मतलब मक्खन अलग हो गया। साथ ही साथ मतलब जब उसकी दूध की मलाई को जब हम लोग बहुत तेजी से घुमाते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि जो मक्खन होता है अलग हो जाता है, ठीक है, मक्खन अलग हो जाता है और भी जो उसका मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। तो उसको आप छाना, मतलब दूध से आप मक्खन को अलग ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, छान के नहीं कर सकते, लेकिन अपकेंद्रीकरण तकनीक होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, उसकी मदद से आप इसे अलग कर सकते हैं। जैसा कि दूध से मक्खन को निकाला जाता है, ठीक है, मलाई से मक्खन को निकाला जाता है, वो अपकेंद्रीकरण की तकनीक के द्वारा उनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। अब बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, कोलाइड्स के बहुत सारे सामान्य उदाहरण हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है सब नहीं। जैसे परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, तब उसे और समझ में आएगा। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में हो रहते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। मतलब यह है जिस चीज में वो छोटे छोटे कण घुले होते हैं, ठीक है, जैसे कि वहां पर विलायक था, विलयन में विलायक था, तो विलायक की तरह होता है परिक्षेपण माध्यम, जिसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, परिक्षेपण। तो विलायक को यहां पर कहा जाता है परिक्षेपण माध्यम, और जो उसके अंदर मिक्स होता है कोलाइडल रूप में मिक्स होता है, ठीक है, वो कण जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि विलेय की तरह कार्य करते हैं, उन्हें परिक्षेपित प्रावस्था या डिस्पर्स फेज कहते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई है कि विलेय पदार्थ की तरह घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, विलयन में जैसे हम लोग विलेय पढ़ रहे थे, तो विलेय की जगह पर जो घुली चीज होती है जिन्हें घोला जाता है उन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो घोलता है जैसे वहां पर विलायक होता था उसे परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सिंग मीडियम कहा जाता है, ठीक है। तो यह बात यहां पर बताई गई है। तो वही चीज यहां पर देखेंगे एग्जांपल के तौर पर। तो परिक्षेपित प्रावस्था जो है वो द्रव है और फिर परिक्षेपण माध्यम जो है वो गैस है, तो इससे बनता है एरोसॉल। ये आपके एनवायरमेंट में बहुत यूज होता है, ठीक है। कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब उदाहरण किसके हो गए, किसके उदाहरण हो गए, एरोसॉल के। और एरोसॉल में क्या होता है, द्रव परिक्षेपित प्रावस्था की तरह होता है और परिक्षेपण माध्यम की तरह से गैस होता है। उसी तरीके से ठोस जो है परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और परिक्षेपण माध्यम की तरह से गैस होता है, और इसे भी एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं, ये दूसरे तरीके का एरोसॉल होता है, जैसे धुआं, स्वचालित वाहन, निथार, ये सब होता है। गैस है परिक्षिप्त प्रावस्था की तरह से, और द्रव में ये घुली होती है, यानी परिक्षेपण माध्यम की तरह से द्रव होता है, तो ये बनता है फोम, जैसे शेविंग क्रीम होता है। इसी तरीके से आप दूध का देख सकते हैं, द्रव का यानी द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है, जैसे इमल्शन, जैसे दूध है, फेस क्रीम है, तो ये सब जो है वो क्या हो गया, ये उसका उदाहरण हो गया, द्रव के अंदर जो घुला होता है, इमल्शन का उदाहरण हो गया। तो ये सब जो है ये आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा परिक्षिप्त प्रावस्था है और कौन सा परिक्षेपण माध्यम है, उसका प्रकार क्या है, उदाहरण क्या है, ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
अब यहां पर बात हो रही है भौतिक और एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात हो रही है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो इसमें एक छोटे से उदाहरण के साथ इन्होंने बताया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं लेकिन इसमें छोटा सा उदाहरण बताया है कि जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई चीज ऐसी हो रही है, जिससे कोई ऐसी घटना हो रही है हमारे आसपास जिसमें सिर्फ भौतिक रूप से बदलाव हो रहा है, रासायनिक रूप से बदलाव नहीं हो रहा है, भौतिक रूप से बदलाव हो रहा है, रासायनिक रूप से बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जब कभी पूरे के पूरे रसायन में चेंज हो जाए तो उसे रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यानी रासायनिक जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, जो इसके अंदर जुड़ाव होता है, जो उसके अंदर गठबंधन होता है तत्वों के बीच में, वो चेंज हो जाए, नई चीज बन जाए। ठीक है, मान लीजिए ए और बी चीज आप मिला रहे हैं और ए और बी चीज आपस में मिक्स हो गई। ठीक है, मिक्स हो गई, आपको मिक्स नजर आ रही हैं, लेकिन आप उन्हें पृथक कर सकते हैं भौतिक रूप से। फिर से ए और बी को मिला सकते हैं, मिश्रण तैयार कर सकते हैं और फिर पता लगा कि आप कई विधियों की मदद से ये इस ए और बी को फिर दोबारा अलग कर सकते हैं। तो ये तो भौतिक रूप से मिली थी, लेकिन भौतिक रूप से इनको अलग कर लिया गया। लेकिन अगर वही ए और बी चीज जो है वो आपस में ए तत्व या ए यौगिक बी यौगिक या बी तत्व के साथ मिलकर एक ऐसा रसायन बना ले, सी रसायन बना ले, ए और बी मिलकर सी रसायन बना ले। ठीक है, यानी कि ये ए से और बी से बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि सी रसायन बन गया, ए और बी के मिलने से सी रसायन बन गया। तो ये हो जाएगा परमानेंट रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। ये जो है वो केमिकल रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो बात इस भौतिक और रासायनिक में यही फर्क होता है कि भौतिक में रासायनिक बदलाव नहीं होते, रसायन में रासायनिक बदलाव होकर एक नए तरीके के पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो वही सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया। तो वही बातें यहां पर कही गई हैं कि जैसे पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था, तो ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यह परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखाई देते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। मतलब कि इन्होंने बताया कि बर्फ जो है पानी में बदल गई, पानी जो है वो वाष्प में बदल गया, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन रासायनिक रूप से वो H2O है। क्या है? H2O है। रासायनिक रूप से वो H2O है। ठीक है, वो उसमें बदलाव नहीं। चाहे आप वाष्प को लेंगे वो भी H2O है, अगर आप बर्फ को लेंगे तो वो भी H2O है, और जल है तो वो भी H2O है। तो उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुए। तो उसमें भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई पदार्थ अपना परमानेंट जो है वो केमिकल रासायनिक चेंज कर ले, रासायनिक बदलाव कर ले, किसी तीसरे तत्व में बदल जाए या तीसरे यौगिक में बदल जाए, मतलब तत्व तो नहीं, यौगिक में बदल जाए, कोई तीसरे पदार्थ में बदल जाए, तो उसे रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यहां पर करते हैं शुद्ध पदार्थों का क्या प्रकार है। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार, यानी शुद्ध पदार्थ किस रूप में पाए जाते हैं, पूछा गया है, बताया गया कि शुद्ध पदार्थ किस रूप में पाए जाते हैं। तो बात यहां पर है पदार्थों के उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। तो शुद्ध पदार्थों को तत्वों तथा यौगिकों के रूप में मतलब इसको कह सकते हैं वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी शुद्ध पदार्थों को यौगिकों और तत्वों के तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले तत्व क्या होते हैं, तत्व की बात की जाए तो तत्व के हिसाब से तत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है। किसी भी पदार्थ का मूल रूप जो है वो तत्व कहलाता है। ठीक है, तत्व कहलाता है। मान लीजिए कि लोहा है, तो लोहा एक प्रकार का, लोहा मूल रूप से लोहा ही है। ठीक है, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना है, वो वैज्ञानिक रूप से एक ही चीज है। ठीक है, उसको बदला नहीं जा सकता, तो वो आधारभूत इकाई है, तो वो क्या हो गया, तत्व हो गया। उसे क्या बोलेंगे, तत्व हो गया। कॉपर क्या हो गया,
तत्व हो गया, ठीक है, तत्व हो गया, तो वो तत्व कहलाता है। तो वही बात इनमें कही गई है, उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। मतलब लोहा है, आयरन है, तो आयरन है, ठीक है, आयरन है। अब उस आयरन को हम किसी दूसरे में वो नहीं कर सकते कि मतलब आयरन की जगह पर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा उसको हम किसी दूसरे में बदल दें। हाँ, मिक्स कर सकते हैं किसी दूसरी चीज से, मतलब हम उसे किसी दूसरे तत्व के साथ मिक्स करके मिश्रण तैयार कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत जो इकाई है, ठीक है, किसी भी पदार्थ की, वो तत्व ही होती है, ठीक है। तो तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि शुद्ध पदार्थों को दो में वर्गीकृत किया गया, तत्व और यौगिक में। अब तत्व को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु में इसको वर्गीकृत किया गया। अब जो धातु होती है वो क्या होती है, अगर उसके गुणधर्म देखें तो धातुएं जो होती हैं वो चमकीली होती हैं, आपको पता है। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, आसानी से विद्युत और ताप जो है इनमें एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो सकता है, जा सकता है, तो इसे ये सुचालक होती हैं, ठीक है। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, तन्यता इनमें पाई जाती है। मतलब आप लोहे का कि आप लंबे से तार बना सकते हैं, आप सोने का तार बना सकते हैं, चांदी का तार बना सकते हैं, तो इनको तार के रूप में बदला जा सकता है। ये आघात वर्ध होती हैं, यानी इनको पीट कर पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। सोना भी देख लीजिए, चांदी में भी देख लीजिए, लोहा में भी देख लीजिए, सब में पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आघात वर्धता कहते हैं, किसके अंदर पाई जाती है, आपके धातुओं के अंदर। हम लोग इस वक्त किसके बारे में बात कर रहे हैं, धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, मतलब क्या होता है कि जब इनको पीटा जाता है तो आवाज आती है। आप लोहे को पीट के देखिए, आप जो है वो किसी इस तरीके की चीज को पीट कर देखिए जिसमें आवाज आती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये इसमें आवाज आती है। तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो पारा क्या है, एक अपवाद है, जो कि वैसे तो सभी जो है वो ठोस होते हैं, ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन पारा अपवाद है। पारा जो है कमरे के तापमान पर द्रव होता है। अधातुएं दिए गए, अब ये तो धातु हो गई, ठीक है। फिर अधातुओं के इसमें यहां पर गुणों के बारे में बताया गया है। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, यानी अधातुओं का यानी कि अधातुओं की बात यहां पर की जाती है, या अधातुओं की बात की जा रही है। तो अधातुओं का कोई विशेष रंग नहीं होता, जबकि धातुओं का एक विशेष रंग होता है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब ये इसमें से ताप और विद्युत को गुजारा नहीं जा सकता, ये बहुत आसानी से इसमें से नहीं गुजर सकते हैं। चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती हैं। इनमें ये सब चीजें नहीं पाई जाती कि चमकीली हैं, इनको खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है या पीट कर पतली शीट में बदला जा सकता है। ये सब प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं पाई जा सकती है, ठीक है। किसके अधातु के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। और अब कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी भी, तो ये धातु हो गई, ये अधातु हो गई, इसकी प्रॉपर्टी ये हुई, उदाहरण ये हो गया। कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं, अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे को हम लोग उपधातुएं कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है, मेटलॉइड्स कहते हैं। धातुओं के भी गुण मौजूद हो, यानी बीच वाले होते हैं, धातु के भी और अधातु के भी, दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उन्हें हम उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। जैसे कि बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, किसके उदाहरण हैं, उपधातुओं के, मेटलॉइड के उदाहरण हैं, ठीक है, मेटलॉइड के उदाहरण हैं। तो ये बात यहां पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात आता है दूसरी चीज, अगर शुद्ध तत्वों के बारे में बात हो रही है, शुद्ध पदार्थों के बारे में बात हो रही है, तो पहला तो तत्व था, वो समझ में आ गया, उसके तीन भाग हो गए, धातु, अधातु और उपधातु हो गई, वो बात अब समझ। अब आता है यौगिक, ठीक है। तो यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, ठीक है, आपस में रासायनिक रूप से मिल जाए या भौतिक रूप से मिल जाए, तो वो एक प्रकार के, ठीक है। तो अब अगर तो भौतिक रूप से मिल जाए तो, लेकिन मेनली किस रूप में मिल जाए, रासायनिक रूप से, ठीक है। वैसे तो जब वो रासायनिक परिवर्तन होगा तो भौतिक आधार पर भी बहुत सारे परिवर्तन आपको यौगिकों में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मुख्यतः क्या है, ये रासायनिक रूप से हो जाए। तो जब दो तत्व, दो
या दो से अधिक तत्व रासायनिक रूप से आपस में मिक्स हो जाएं, आपस में मिश्रित हो जाएं, ठीक है, तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई, एक यौगिक वह पदार्थ होता है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। यानी रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब मिक्स होते हैं तो ये यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। यौगिक का निर्माण, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, अब फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो गई तो H2O बना दिया, पानी बना दिया, यौगिक हो गया। आइए बता, तो यौगिक हो गया, पानी बना गया। सोडियम है, Cl क्लोरीन है, ठीक है, Cl क्लोरीन, तो सोडियम तत्व है, क्लोरीन तत्व है, दोनों आपस में मिक्स हो गए, नमक बन गया, यौगिक हो गया। तो इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस इसमें दिया गया है। तो यौगिक से तो मिश्रण, हाँ, तो अब यहां पे मिश्रण और यौगिक के डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं, इसमें किसी कोई नया यौगिक नहीं बनता। तत्व या यौगिक केवल, तत्व और यौगिक अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं और कोई रासायनिक रूप से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, ठीक है, कोई रासायनिक कोई नए यौगिक का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। यौगिक क्या होते हैं? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें नए यौगिक का निर्माण होता है, नए तत्व नए यौगिक बन जाते हैं, नया पदार्थ बन जाता है। इसमें क्या है कि मिक्स होंगे लेकिन ये नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये मिश्रण कहलाएगा। इसमें क्या हो, नया पदार्थ भी बन जाता है, तो ये क्या है, ये यौगिक कहलाएगा, यौगिक नए यौगिक का निर्माण होगा। मिश्रण जो होता है वो संगठन परिवर्तनीय होता है, संगठन परिवर्तनीय होता है, और इसमें क्या होता है, संगठन सदैव स्थायी होता है। इसमें जो संगठन बनेगा वो सदैव स्थायी होगा। ये परिवर्तनीय, इसमें संगठन में परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। मिश्रण जो होता है वो उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, ठीक है, घटकों मतलब जिन जो चीजें इसके अंदर मिश्रण के अंदर मिक्स होती हैं वो उनके गुणधर्म नजर आते हैं, ठीक है, उनके गुणधर्म नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन नए पदार्थ जो यौगिक होता है उसमें नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मतलब दो पदार्थ मैंने बताया था ना, A + B मिलकर C बन रहा है, तो C A और B से बिल्कुल अलग होगा। तो यौगिक जब बनेगा तो A और B, ए अलग तत्व है, बी अलग तत्व है, ठीक है, ये जब मिलकर सी बना रहा है तो सी इन दोनों से अलग होकर एक नए गुणधर्म के साथ होगा। तो यौगिक में यह डिफरेंस होता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण को अलग किया जा सकता है। जो चीजें मिश्रित हैं उनको भौतिक कई विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इन घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन इसमें होता है तो सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट में जो एक इन्होंने ये पूरा बना रखा है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसको जरूर देख लीजिएगा। इन्होंने पदार्थ बनाया है, पदार्थ ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। फिर पदार्थों में दो प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं, मिश्रण होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो तरीके के होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक हो गया, अभी सब पढ़ा हुआ है, वही इन्होंने क्या किया है, समराइज कर दिया है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। यौगिक होते हैं, तत्व जो होते हैं सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, और यौगिक जो होते हैं नियतः संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तत्व का उदाहरण कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि है, और यौगिक का उदाहरण जो है वो जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सब है। फिर उसके बाद मिश्रण की बात की गई है, इनका कोई नियत संगठन नहीं होता है, समांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी होते हैं, समान संगठन पाया जाता है, ठीक है, और इसमें असमान संगठन पाया जाता है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि, और इसमें विषमांगी में जैसे बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल, इस सब, ये जल, तेल में जल, ये सब जो है विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो ये मिश्रण होते हैं, तो ये सारा का सारा आप लोगों को बताया गया। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल विधि में, ये एनसीईआरटी है, ठीक है, ये मत सोचिएगा ये साइंस की क्लास है, ठीक है, साइंस की क्लास है, एक तरीके से ये साइंस की ही क्लास है, बट इसमें बिल्कुल हम फोकस्ड हैं कि एनसीईआरटी को हम रिवाइज कर दें, एनसीईआरटी को समझा दें, एनसीईआरटी को सरल शब्दों में आपको बता दें। और सबसे बड़ी बात आप जरा देखिए, बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप 1 घंटे, सवा घंटे, ठीक है, पौने घंटे, इसमें आप पूरे के पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को
मेरे साथ बैठकर, ठीक है, बैठकर मैं तो खड़ा हूं, आप बैठकर जो है वो पूरा कर ले रहे हैं, वरना आप इसी चैप्टर को 3-4 घंटे पढ़ते रहते हो। अगर आपको विज्ञान की बेसिक समझ नहीं होती तो आप इससे बोर होकर इससे दूर चले जाते, ठीक है। तो इतना जबरदस्त है कि आप इस क्लास को कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके सारे चैप्टर भी तैयार होते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही कोशिश हमारी ये है, बेस्ट कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें हम लोग विज्ञान के और भी चीजों को, और भी आधारभूत जो मतलब कह सकते हैं विज्ञान की समझ है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।